रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्चना अपनी सास ससुर देवर ननद और अपने पति के साथ रहा करती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां अर्चना पर ही थी और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सुबह का समय था। हर रोज की तरह आज भी अर्चना किचन में सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी अर्चना की ननद नंदिनी कहती है, अर्चना भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। हाँ हाँ ननद जी, बस आपका टिफिन तैयार हो ही गया। इतना बोलकर अर्चना अब फटाफट नंदिनी का टिफिन तैयार करने लगती है कि तभी अर्चना की सास मानसी अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू, अभी तक मुझे और तेरे बाबूजी को चाय नहीं मिली। अरे कब तक आएगी चाय? हाँ माँ जी, अभी लाई, बस 2 मिनट। इतना बोलकर अर्चना फटाफट टिफिन अपनी ननद को देकर हाथों में चाय और बिस्किट लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है, जहां पर किशन भी बैठा था। अर्चना को देख किशन अपनी पत्नी से कहता है, अर्चना, तुमने मेरा नाश्ता लगा दिया ना? मुझे देर हो रही है। हाँ, बस मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ, बस देवर जी आ जाएं। अर्चना ये बोल ही रही थी कि तभी अर्चना का देवर विजय आता है और कहता है, ओह माय डियर भाभी, आपने मेरा नाम लिया, देखो मैं हाजिर हो गया। अर्चना अपने देवर को देखकर मुस्कुरा जाती है। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को नाश्ता लगाती है। फिर अपनी बेटी पिंकी के टिफिन में आलू के पराठे रखकर उसे स्कूल भिजवाती है और सारा काम खत्म करके सभी को बाहर भेजकर अर्चना नाश्ता करती है। ऐसे ही हर दिन वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, किशन घर आता है और सभी लोगों को खुश होते हुए बताता है, माँ, बाबूजी, अर्चना, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम सबके लिए। अच्छा, और वो क्या है किशन जी? पता है, ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन होने के साथ ही मुझे बोनस मिला है। और आप सबको पता है क्या मिला है? क्या बेटा? अरे, बोनस में एक कार मिली है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? और नहीं तो क्या। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप सभी लोग बाहर चलकर देखो, कार बाहर ही खड़ी है। सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सचमुच बाहर कार खड़ी थी। सभी लोग कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहीं अर्चना भगवान का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा धन्यवाद, अब तो मेरा सालों से कार में बैठने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है, अब हम सभी को कार में बैठकर घूमने को मिलेगा। कार आने की खुशी में सब लोग मगन थे। तो वहीं अर्चना अपने पति से धीरे से कहती है, सुनिए जी, अब अपने घर में कार आ गई है, इसलिए सबसे पहले आप मुझे कल इस कार में घुमाने के लिए ले जाना। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ हाँ अर्चना, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा सुबह सुबह, वो भी सबसे पहले। पति की बात सुनकर अब अर्चना खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह अर्चना सभी के लिए नाश्ता बनाती है। अब वो अपना जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करती है और नई साड़ी निकालकर पहन लेती है। सजना है मुझे मेरी गाड़ी के लिए, सजना है मुझे नई गाड़ी के लिए, आज तो मैं घूमने को जाऊंगी, बैठ कर उसमें इतरा आऊंगी, सजना है मुझे नई गाड़ी के लिए। इस तरह अर्चना काफी खुश थी क्योंकि उसके पति ने कल उसे सबसे पहले घुमाने का वादा जो कर दिया था। थोड़ी देर में अर्चना तैयार होकर नीचे आती है, जहां वो अपनी सास को तैयार बैठा देखकर हैरान हो जाती है। ये माँ जी इतना तैयार होकर क्यों बैठी है? अर्चना मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी। तभी मानसी अपने बेटे से कहती है, बेटा, जरा मुझे मंदिर तो ले चल। लेकिन माँ, मैं तो अर्चना को। क्या मैं तो? अरे अब घर में जब नई गाड़ी आ ही गई है तो क्यों ना हम अपनी नई गाड़ी का फायदा उठाएं। और मंदिर वैसे भी बहुत ज्यादा दूर है। अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि इतनी दूर दूर जा सके और पूजा कर सके। माँ जी ठीक कह रही है किशन जी, अब माँ जी को मंदिर ले जाइए, मैं बाद में आपके साथ चली जाऊंगी। वैसे शाम को तो आप फ्री ही हैं, एक काम करते हैं, हम शाम को कहीं गाड़ी से बाहर चलते हैं। अर्चना की बात सुनकर किशन मुस्कुराता है और वो अपनी माँ को मंदिर लेकर चला जाता है। शाम को अर्चना जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करती है और कार से जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि अर्चना के ससुर किशोर किशन से कहते हैं, बेटा, मुझे अपनी कार से बाजार तक ले चल, घर का सामान लाना है, अब अकेले नहीं हो पाएगा,
बाजार जाऊंगा, सामान खरीद कर गाड़ी की डिग्गी में रख दूंगा। इसी बहाने हम बाजार से जल्दी भी आ जाएंगे और घर में खाना भी जल्दी बन जाएगा बेटा। हाँ हाँ बाबूजी, चलिए ना। किशन अब अपने पिताजी को लेकर चला जाता है और बेचारी अर्चना इंतजार ही करती रह जाती है। अब अगले दिन सुबह विजय और नंदिनी कार लेकर कॉलेज चले जाते हैं और शाम को आते हैं। कार के आते ही किशन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते घर में कार को आए 1 हफ्ता बीत जाता है। लेकिन इस 1 हफ्ते में अर्चना आज तक कार के अंदर बैठी नहीं थी। ऐसे ही एक रात को जब अर्चना अपने रूम में गई तो किशन ने देखा कि अर्चना का मूड ऑफ है। उसको गुस्से में देखकर किशन उससे पूछता है, क्या बात है अर्चना, तुम किसी बात से नाराज हो गया या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? किसी की इतने मजाल कि कोई मुझे कुछ कहे। तो तुम नाराज क्यों हो? नाराज ना रहूं तो क्या करूं? कार को आए पूरी 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन आज तक मैं कार में नहीं बैठ पाई। जब भी सोचती हूँ कि आज मैं आपके साथ कहीं बाहर जाऊंगी, तब आपको कोई ना कोई या तो काम याद आ जाता है या फिर कोई आपकी गाड़ी लेकर चला जाता है। लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है आपकी कार में बैठना। क्या करूं अर्चना, जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा तो कोई ना कोई कार लेकर चला जाता है। अब मैं किसी को मना भी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कल मैं सभी को बोल दूंगा कि आज मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ। कल पक्का हम दोनों घूमने चलेंगे और फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। क्या सच में? अरे हाँ बाबा। ये सुनकर अर्चना खुश हो जाती है। अगले दिन अर्चना तैयार होकर आती है तो देखती है कि लड़की वाले विजय को देखने के लिए आए हैं। अब क्या था, अब अर्चना मेहमानों की सेवा में लग जाती है और उसी दिन विजय का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। अब अर्चना के सर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और कार विजय की शादी में व्यस्त हो जाती है। लो कर लो बात, सोचा था कि अपने पति की कार में घूमूंगी, लेकिन अब तो देवर जी का रिश्ता भी पक्का हो गया है और अब ये गाड़ी उनकी शादी में व्यस्त है। लगता है गाड़ी में बैठना मेरा सपना ही रह जाएगा। इस तरह अर्चना अपने बाकी के काम में व्यस्त हो जाती है। देखते ही देखते विजय की शादी का दिन भी आ जाता है और विजय की निशा से शादी हो जाती है। निशा दुल्हन बनकर विजय के घर आ जाती है। आज निशा का इस घर में पहला दिन ही था। दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर खाना बनाया और सभी को खिलाया। उसके बाद विजय निशा से बोला, निशा, मैंने भैया से कार की चाबी ले ली है, चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। निशा विजय के साथ घूमने चली जाती है। अब रोज ही ऐसा होता, कोई ना कोई कार उठाकर चला जाता और अर्चना अपनी कार में बैठ नहीं पाती। एक दिन अर्चना की सास अर्चना के पास आकर कहती है, अर्चना बहू, नई दुल्हन को देखने घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम्हें सभी मेहमानों के लिए खाना बनाना है। अपनी सास की बात सुनकर अर्चना गुस्से में कहती है, नहीं माँ जी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, आप अपने मेहमानों की सेवा खुद ही कर लीजिए। अर्चना की बात सुनकर मानसी को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आज तक अर्चना ने कभी ऊंची आवाज में अपनी सास से बात नहीं की, पर आज वो गुस्से में अपनी सास से बात करती है। ये देखकर मानसी चुपचाप बाहर आती है और सभी को सारी बातें बताते हुए कहती है, कोई ना कोई बात जरूर है, वरना आज तक उसने कभी भी इस तरह से हमसे बात नहीं की है। हमारी अर्चना तो गाय है गाय, पर आज वो इतने गुस्से में है, क्या ही बताऊं। माँ, मैं भाभी से खुद पूछती हूँ कि क्या बात है। नंदिनी अर्चना के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी क्या बात है, आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो हमेशा से आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे बताइए कि किस चीज से आप इतनी परेशान हो रही हैं। नंदिनी के बहुत पूछने पर अर्चना कहती है, नंदिनी, सभी लोग कार में बैठकर घूम रहे हैं, लेकिन किसी ने एक बार नहीं सोचा कि मुझे भी उस कार में बैठने का अधिकार है और शौक भी। मैं आज तक उस कार में एक बार भी नहीं बैठी। अर्चना को नंदिनी की बात सही लगती है। वो अपने सभी घर वालों को ये सारी बातें बताती है। अब सभी को ये एहसास होता है कि अर्चना का गुस्सा होना जायज है और वो अर्चना से माफी मांगते हैं। साथ ही अर्चना की देवरानी कहती है, भाभी मुझे भी ड्राइविंग आती है, अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर घूमा करेंगे। सभी लोग निशा की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। अर्चना भी खुश हो जाती है और इस तरह अर्चना की समस्या हल हो जाती है। गट्टू बेलापुर गांव में अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। गट्टू बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल का आदमी था। वो कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देख पाता था। एक दिन शाम के समय वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा होता है। तभी उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई रो रहा है।
लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। कैसे पता करूं कौन मुसीबत में है? अम्मा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? और आपके हाथों से ये खून कैसे निकल रहा है? बेटा, मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आई थी और मेरा हाथ कट गया। मैं लकड़ियाँ नहीं काट पाई। अब मैं अपने पोते को क्या खिलाऊंगी? अम्मा जी, इतनी उम्र में आपको जंगल में लकड़ियाँ काटने की क्या जरूरत है? आपका पोता भी तो ये काम कर सकता है ना। बेटा, मेरा पोता अपाहिज है। वो अपने पैरों से लाचार है, वरना मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेचारी ये अम्मा कितनी परेशान है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी लकड़ियाँ ले जाओ। तो फिर तुम क्या करोगे बेटा? शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। अम्मा, आप मेरी चिंता मत करो। गट्टू अपनी लकड़ियाँ बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा लकड़ियाँ लेकर उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गट्टू भी अपने घर की तरफ चल देता है। आज आपको वापस आने में बहुत समय लग गया और आप खाली हाथ क्यों आए हैं? सुधा, आज रास्ते में मुझे एक बुढ़िया मिल गई थी। वो बहुत दुखी थी, तो मैंने अपनी सारी लकड़ियाँ उठाकर उसे दे दी। भगवान, ये कैसा भोला पति दे दिया है मुझे आपने। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। सुधा, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, भगवान हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। एक दिन तुम्हें भी इस बात का विश्वास हो जाएगा। जब ऐसा होगा तब का तब देखेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे? आप लकड़ियाँ नहीं लाए तो मैं खाना कैसे बनाऊं? कुछ भी नहीं है खाने को। जी नहीं, कुछ नहीं है सिवाय कल के बासी चावलों के। कोई बात नहीं, तुम उसी में मुझे तेल और नमक डालकर दे दो, मैं खा लूंगा और कल जल्दी जाकर लकड़ियाँ काट लाऊंगा। अगले दिन गट्टू फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है, जहाँ उसे सुनहरे बालों वाली एक सुंदर सी लड़की दिखती है, जिसके बालों की चमक दूर दूर तक फैली थी। ये लड़की कितनी सुंदर है और उससे भी ज्यादा सुंदर इसके बाल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे परियों के देश से आई है। ये सपना है या हकीकत? प्रिंसेस को देखकर गुंडे आपस में बातें करते हैं। ये सुंदर बला कौन है जंगल के अंदर? कपड़े तो बिल्कुल परियों जैसे पहने हैं। लगता है किसी राजघराने की है। लग तो मुझे भी यही रहा है कि किसी राजा के घर से है। जरा इसके बाल तो देख, कितने सुनहरे हैं, जैसे कोई सोना चमक रहा हो। आजकल बालों के तो बहुत दाम मिलते हैं और इसके जैसे सुंदर बालों की तो बहुत कीमत मिलेगी। मोटा माल हाथ लगने वाला है। चलो दबोच लेते हैं इसे। गुंडे की बातें गट्टू भी सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो अपने मन में सोचता है, ये लोग तो इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस लड़की की मदद जरूर करनी चाहिए। पत्थरों की आवाज से प्रिंसेस सचेत हो जाती है। जब तक गुंडे उसके पास पहुंचते, उससे पहले ही वो अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ जाती है। उसे उड़ते देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मुझे लगता है ये लड़की कोई मायावी थी। अगर हमारे हाथ लग जाती तो हमारा बहुत फायदा होता। मुझे तो इसके सुनहरे बाल चाहिए। इसके बाल की कीमत बहुत मिलेगी। लेकिन अब तो हाथ से निकल गई। जब कभी दोबारा मिलेगी ना तो देखेंगे। ये प्रिंसेस है या कोई मायावी जिसके पास उड़ने की शक्तियां हैं? गट्टू, जल्दी से घर पहुंच, वरना कहीं फंस ना जाए तू भी। गट्टू डर कर घर की तरफ भागता है। घर पहुंचने पर वो लकड़ियां आंगन में फेंक देता है। तभी सुधा घर से बाहर निकलती है। क्या हुआ आपको? आप इतना घबराए क्यों हैं? सुधा, मैंने आसमान में उड़ती लड़की देखी जिसके बड़े लंबे लंबे सुनहरे बाल थे, जो बिल्कुल सोने जैसी चमक रही थी। दिखने में तो वो बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी लग रही थी। ज्यादा प्रिंसेस के चक्कर में मत पड़िए, पता चले कोई चुड़ैल हो। वो चुड़ैल तो नहीं लग रही थी। वो बोला ना आपसे कि दूर ही रहा करिए इन सभी से। कभी रूप बदलकर आवाज दे तो जाइएगा मत। ठीक है, नहीं जाऊंगा। अगले दिन फिर गट्टू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, जहां वो फिर से उसी सुनहरे बालों वाली प्रिंसेस को देखता है,
जो कि जख्मी हालत में पड़ी तड़प रही होती है। कोई हमारी मदद करो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत किसने की? गट्टू के पूछने पर प्रिंसेस उसे अपने साथ हुई सारी चीजें बताती है। ये आपने आपको प्रिंसेस बता रही हैं, लेकिन प्रिंसेस के तो पंख नहीं होते हैं। इस समय मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, बाकी सवाल बाद में करूंगा। गट्टू प्रिंसेस को अपने साथ लेकर अपने घर आता है। प्रिंसेस की शाही पोशाक और सुनहरे बाल देखकर सुधा डर जाती है। ये किसे उठा लाए हैं आप? ये प्रिंसेस है, जंगल में जख्मी हालत में पड़ी थी तो मैंने इसकी मदद करी और अपने घर ले आया। गट्टू सुधा को प्रिंसेस के बारे में सारी बात बताता है, जिसके बाद दोनों मिलकर उसके पंखों पर मलहम लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कुछ दिनों में उसके पंख ठीक हो जाते हैं और वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से उड़ जाती है। सुधा प्रिंसेस को आसमान में उड़ते देख लेती है और भागकर गट्टू के पास जाती है। आपकी पंखों वाली प्रिंसेस उड़कर भाग गई। इतने दिन सेवा करने का क्या लाभ मिला हमें? मुझे तो लगता है कोई मायावी थी जो रूप बदल कर आई थी, वरना कौन सी प्रिंसेस के पंख होते हैं या वो आसमान में उड़ती है? ये सवाल तो मेरे मन में भी था, लेकिन उस समय प्रिंसेस जवाब देने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं। अगर वो हमारी सेवा के बदले में कुछ दे जाती तो हम गरीबों का भी भला हो जाता, लेकिन आजकल तो अच्छाई का कोई मोल ही नहीं है। वो प्रिंसेस नहीं, मुझे तो कोई परी लग रही थी जिसके सोने जैसे सुनहरे बाल थे। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। किस्मत में तो इससे ज्यादा बुरा लिखा है। न खाने को राशन है, न बेचने को लकड़ी, और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। सारी लकड़ियां भी गीली होंगी, हमें अच्छी लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी। हमारा क्या होगा भगवान ही जाने। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। गट्टू इतना कहकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता है और भटकता है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसे कहीं कोई भी लकड़ी अच्छी नहीं मिलती। वो थक हार कर नदी किनारे बैठकर सोचता है, मैं आज खाली हाथ घर कैसे जाऊं? सुधा को क्या बोलूंगा? भगवान और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? क्या सच में अच्छाई की कोई मान्यता नहीं होती है? गट्टू सर खुजाए ये सब सोच रहा था कि तभी प्रिंसेस उड़ते हुए उसके पास आती है। गट्टू, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है, हमें क्षमा कर दो। उस दिन हम बिना बताए वहाँ से चले गए, तुम्हारा ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर पाए। आप ठीक हो गई हो, सही सलामत अपने घर चली जाओ। हमें कोई शिकायत नहीं है, बस एक शंका है मन में। आप हैं कौन, प्रिंसेस या फिर कोई परी? क्योंकि आज तक मैंने किसी भी प्रिंसेस को उड़ते हुए तो नहीं देखा। हमें ये पंख एक परी ने दान किए थे। कुछ समय पहले एक जख्मी परी हमारी छत पर आ गिरी। हमने उसकी बहुत देखभाल करी, लेकिन उसे बचा नहीं पाए और मरते मरते उसने अपने पंख हमें दे दिए ताकि हम लोगों की सहायता कर सके और जहाँ चाहे आ जा सके। अब आप जाइए, वरना यहाँ के लोग फिर से आपके सुनहरे बालों के पीछे पड़ जाएंगे। आप 2 बार यहाँ आई हैं, दोनों बार आप पर हमला हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 बार यहाँ आई हूँ? मैंने आपको 2 बार जंगल में देखा है। जब पहली बार वो लोग आपके पीछे पड़े थे तो मैंने पत्थर मार के आपको आगाह कर दिया था और आप उनके आने से पहले उड़ गई थी, लेकिन दूसरी बार नहीं बचा पाया मैं। दूसरी बार भी तुमने ही मेरी जान बचाई, वरना अब तक तो मैं मर गई होती। तुमने मेरी एक नहीं 2 बार मदद करी है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो मेरे पास कि मैं मेहनत करके अपना और अपनी बीवी का पेट भर सकूं। गट्टू की बात प्रिंसेस को छू जाती है और वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने सारे बाल गट्टू को दे देती है। गट्टू, तुम बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हो, इसीलिए आज मैं अपनी सबसे कीमती चीज अपने बाल तुम्हें देकर जा रही हूँ। ये मेरे सिर्फ सुनहरे बाल ही नहीं बल्कि सोने के बाल हैं, जिससे तुम अपनी मदद भी कर सकते हो और दूसरों की भी। प्रिंसेस के बाल पाकर गट्टू बहुत खुश होता है और उन्हें बेचकर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लेता है। साथ ही
जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। ये कहानी है महाराष्ट्र के सांगली जिले की। सांगली में एक छोटा सा परिवार था जिसमें गीता अपने पति राज और सास कुंती के साथ रहा करती थी। गीता का पति खेत में काम कर अपने घर का गुजर बसर करता था, पर इस बार उसके खेत में कुछ ज्यादा पैदावार नहीं होती, जिस कारण उसको काफी नुकसान हो जाता है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? गीता, हमें इस बार फसल में बहुत ही नुकसान हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे। क्या इस पर हमें फसल में नुकसान हुआ है? हाँ गीता, हमारी फसल खराब हो चुकी है। कीटों ने फसल खराब कर दी। पिछले 2 बार से इतना नुकसान हो चुका है कि हम तो कीटनाशक की दवाई तक नहीं ले सकते। कोई बात नहीं राज जी, भगवान जब हमें बुरे दिन दिखाता है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय के लिए भगवान हमें मजबूत बना रहा है। गीता राज को संभालती है और उसको शांत करवाती है, पर ये सब कुछ गीता की सास सुन लेती है और अपनी बहू को ताने मारते हुए बोलती है, जब से तू इस घर में आई है ना, इस घर के हालात खराब होने लगे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने बेकार में ही तेरी शादी अपने बेटे से करा दी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे हमारी हालत के पीछे गीता का कोई हाथ नहीं है। बेटा, तू मान या मत मान, पर इस घर के हालात की जिम्मेदार ये लड़की है। एक लड़की होती है जो अपने ससुराल में लक्ष्मी बनकर आती है, लेकिन ये इस घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्षणी बन गई है। माँ बस भी कीजिए, गीता हमारे घर की इज्जत है और आप ऐसी बातें बोल के हमारे घर की इज्जत पे दाग लगा रही हो। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर कुंती अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को राज अपने घर की सब्जी लेने जाता है तो वो एक फल के ठेले पर अजीब सा फल देखता है। ये क्या है? कौन सी चीज है ये? लगता है कोई नई सब्जी आई है। पूछ के पता चलेगा कि क्या है ये। भाई साहब से पूछ के देखता हूँ। अरे भाई साहब, ये अजीब सा दिखने वाला ये क्या है? कोई सब्जी है क्या? अरे ये कोई सब्जी नहीं है भाई साहब, अरे ये ड्रैगन फ्रूट है। अरे बहुत फायदेमंद होता है। क्या? कौन सा फ्रूट है ये? अरे ड्रैगन फ्रूट है। और है कितने का ये? इसका रेट बहुत ज्यादा है भैया, पूरे 100 रुपए का फ्रूट है। अरे मोरी मैया, 100 रुपये का फ्रूट! अगर इस फ्रूट को लेने गए ना तो पक्का जितने गरीब है उससे ज्यादा गरीब हो जाएंगे। अरे भैया, कुछ रेट कम करके दे देते तो हम ले लेते। अरे ना भैया ना, हम भी पैसा देकर लेकर आए हैं और आपको ऐसे सस्ते में दे दे, अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ जा रहे हम। वैसे भी अगर तुम्हारे 100 का फल ले लिया तो हमारा ही नुकसान होगा। राज उस समय तो वहाँ से चला जाता है, पर जब वो सब्जी लेकर घर आता है तो अभी भी उसके दिमाग में वो अजीब सा दिखने वाला फ्रूट यानी कि ड्रैगन फ्रूट था। वो फल इतना महंगा मिल रहा है, आखिर है क्या उसमें? राज खुद से सवाल जवाब कर रहा था कि तभी वहाँ पर गीता आती है। क्या हुआ जी, अब इस तरह चिंता में क्यों हैं? अरे गीता, मैं चिंता में नहीं हूँ, बस एक बात है जो मुझे खटक रही है। तुम्हें पता है, आज जब मैं सब्जी लेने के लिए गया था तो मुझे एक अजीब सा दिखने वाला फल दिखा, तो मैंने सोचा एक बार ले ही लेते हैं, कुछ नया खाने को मिलेगा। और उसका रेट सुन के ना मेरे होश उड़ गए। क्यों, उस फल में ऐसा भी क्या है? अरे उस फल का रेट आसमान को छू रहा है। 100 रुपये का मिलता है, वो भी एक। और उसका नाम क्या था? नाम उसका हाँ, ड्रैगन फ्रूट। ये कौन सा फल है जो इसका रेट इतना महंगा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर इसका रेट इतना महंगा है तो उसकी खेती करने में कितनी मुश्किल होती होगी। पैसे तो बहुत लगते होंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये बिकता है तो सोचो कितनी कमाई होती होगी। राज जी, क्यों ना हम जो आपने कहा भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करें? नहीं गीता, हम इस खेती को नहीं कर पाएंगे। हो ना हो, उसमें ना बहुत खर्चा होता होगा। एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है? गीता राज को काफी समझाती है और उसके कई बार समझाने के बाद राज मान भी जाता है, जिसके बाद राज बाजार जाता है और ड्रैगन फ्रूट खरीद कर लाता है और वो दोनों फ्रूट को निहारने लगते हैं। ये क्या है? माँ जी, ये ड्रैगन फ्रूट है और हम अब इसकी खेती करेंगे। पर इसकी खेती होती कैसे है? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। मैं अभी फोन में देखती हूँ, कहीं कुछ पता चलता है। गीता फोन पर सर्च करने लगती है और सर्च करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ड्रैगन फ्रूट के बीच में उसकी खेती को 4 साल का समय लगता है, पर एक बार लगने के बाद वो काफी अच्छे दामों पर बिकते हैं। हाय दैया, 4 साल! अगर ये खेती हमारी 4 साल लेगी तो इन सालों में हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? माँ जी, हम किसी और के खेत में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इसकी खेती करना। माफ करना गीता, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। माँ सही कह रही है, हमारे पास एक ही खेत है
और अगर उस खेत में हम ये फ्रूट उगाएंगे तो हमारा कर्जा कैसे चुकाएंगे हम? और कर्जा नहीं चुका पाए तो हमें कितनी दिक्कत होगी, और हमारे हालात वो तो वैसे ही खराब है। अपने घर की तरफ से ऐसी बातें सुनकर गीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी के सामने जताती नहीं और वो अपने मन में ठान लेती है कि वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करके ही रहेगी। कुछ देर बाद जब सभी ड्रैगन फ्रूट को खाते हैं तो वहीं गीता अपने ड्रैगन फ्रूट के बीज को निकाल कर रख लेती है और अगले दिन वो अपने गहनों को बेचकर एक खेत खरीदती है। साथ ही वो उस खेत में अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू कर देती है। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ गीता अपनी खेती को जी जान से सींचती है। अपने ड्रैगन फ्रूट को सींचने के दौरान वो अपने घर पर ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी। ये देखकर कुंती गीता को भला बुरा कहने लगती है। ओ महारानी, आजकल रहती कहाँ है तू? हाँ गीता, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, तुम पूरा दिन गायब रहती हो और जब शाम को आती हो तो जल्दी सो जाती हो, ऐसा क्यों? वो राजी, मैं बहुत काम करने लगी हूँ, इसीलिए जब शाम को आती हूँ तो बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। तुम्हें बाहर काम करने की क्या जरूरत है गीता, मैं हूँ ना। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ना। देखिए राजी, मुझे जो चाहिए वो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए बाहर काम कर रही हूँ। जो इंसान अपनी खेती से अपने घर का कर्जा और खर्चा ही निपटाए, उससे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है तो वहीं कुंती अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख रहा है बेटा, कैसे कैची की जैसे इसकी जुबान कचर कचर चली जा रही है। हो ना हो, मुझे तो लगता है कि इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। इसको थोड़ा टाइट कर ले, नहीं तो ये इस घर की इज्जत खराब करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। कुंती की बात सुनकर राज कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। आज शाम जब गीता आती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होती है। अरे ऐसे दांत निकाल रही है जैसे मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। हाँ माँ जी, खजाना ही लगा है मेरे हाथ और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। अगर आप भी वो चीज देखेंगी ना तो आप भी बेहद खुश हो जाएंगी। ऐसा भी क्या लग गया तुम्हारे बॉस ने जो तुम्हें ऊंची पोस्ट दे दी? ऐसे ही समझ लीजिए। अब चलिए मेरे साथ। गीता अपनी सास और पति को जबरदस्ती उस जगह ले जाती है जहाँ उसने अपने गहनों को बेचकर खेत लिया था। जैसे ही वो उस जगह पर जाते हैं तो कुंती और राज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, ड्रैगन फ्रूट की खेती? हाँ बहू, ये किसका खेत है? ये हमारा ही खेत है, यानी मेरा ऑफिस। जब आप लोगों ने ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करने को मना कर दिया था तब मैंने अपने गहनों को बेचकर ये खेती कर ली और यहाँ दिन रात मेहनत की। मुझे माफ करना, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, पर मैं आप लोगों को ये जताना चाह रही थी कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बहू की सफलता देखकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। गीता अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद वो लोग अब ड्रैगन फ्रूट का व्यापार बाहर भी करने लगते हैं। देखते ही देखते वो लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।